डायबिटीज क्यों होती है, डायबिटीज का प्रारूप क्या है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायबिटीज को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब हमारे देश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वक्त आज की तारीख में 7,70,00,000 लोगों को डायबिटीज है, लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं और कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा है और उनकी इस बात में काफी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कई साल गुजर जाने पर भी क्रॉनिक डिसीजेस की सिम्टम्स होने के बावजूद भी अपनी ब्लड शुगर रेगुलरली चेक नहीं कराते। ऐसे कई करोड़ लोग हैं जो एक्सेस वेट गेन का शिकार हैं, जो सेंट्रल फैट डिस्ट्रीब्यूशन से परेशान हैं, जो एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेशन से ग्रस्त हैं, या जिनका बॉडी वेट उनके आइडियल बॉडी वेट से 15, 20, 25% ज्यादा है। और इस तरह के सब लोगों में थोड़ी बहुत इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या किसी न किसी लेवल पर होती है। इसके अलावा अमेरिका में रिसर्च स्टडीज में ये पाया गया है कि वहां जब किसी एक व्यक्ति को डायबिटीज होती है तो उसके पीछे कम से कम 2 या 3 लोगों को प्री डायबिटीज होती है। तो इन सब फैक्टर्स को यदि हम कंबाइन करें, कंसीडर करें, तो ये बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि हमारे देश में इस वक्त लगभग 50 करोड़ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट कैपेसिटी डिस्टर्ब्ड है, जिन्हें या तो प्री डायबिटीज है या डायबिटीज है, या जिनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गई है, या जिनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया है। और परेशानी की बात यह है कि एक बार जब किसी व्यक्ति में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है या इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है या उसकी ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट कैपेसिटी डिस्टर्ब्ड हो जाती है, तो आगे चलकर ये और कई क्रॉनिक डिसीजेस का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाती है। इस एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की बीमारी के चलते आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, अथेरोस्क्लेरोसिस, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम्स, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ग्लूकोमा और लिवर सिरोसिस जैसी क्रॉनिक बीमारियां आगे चलकर होने का चांस हो जाता है, और कई अनफॉर्चुनेट केसेस में ये कैंसर का रूप भी ले सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी या बेली फैट में लगभग उतना ही गहरा संबंध है जितना पूर्व दिशा में और सनराइज में। और यदि हम इन सब बातों पर गौर करें तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर डायबिटीज की शुरुआत के पीछे क्या कारण होते हैं, ऐसी क्या गलती हम लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। ये सब सवाल पूछना इसके लिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक हम इस बीमारी के शुरू होने के सही कारण नहीं जानेंगे तब तक हम ये भी तो रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में आखिर गलती क्या कर रहे हैं। तो फिर नेचुरली हम इस बीमारी की रोकथाम भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे या उससे छुटकारा भी नहीं पा पाएंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बीमारी बिना किसी कारण के तो खैर शुरू नहीं ही होती है, और अक्सर हर क्रॉनिक डिसीज के शुरू होने के पीछे एक से ज्यादा कारण होते हैं। लगभग हर क्रॉनिक डिसीज मल्टीफैक्टोरल होती है। तो उसी तर्ज पर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस या टाइप 2 डायबिटीज भी एक मल्टीफैक्टोरल समस्या है और एक मल्टीफैक्टोरल डिसीज है, और इसके शुरू होने के भी कई कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज होने का सबसे पहला कारण तो है जेनेटिक फैक्टर्स। यदि किसी व्यक्ति के घर में उसके माँ बाप को टाइप 2 डायबिटीज थी या है तो उस व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज होने का दूसरा कारण है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी एक्सेस वेट या मोटापा। जब किसी व्यक्ति का वजन अपने आइडियल बॉडी वेट से 15, 20, 25% ज्यादा होता है तो उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस और फिर आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह जिस व्यक्ति की बॉडी में विसरल फैट डिपॉजिट्स होते हैं तो उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, जिसका मतलब है कि उसे भी आगे चलकर डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
टाइप 2 डायबिटीज के होने का तीसरा कारण है एडवांसिंग एज या उम्र का बढ़ना। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसे टाइप 2 डायबिटीज होने की रिस्क भी बढ़ती जाती है। इसका एक बड़ा कारण तो यही होता है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है उसकी फिजिकल एक्टिविटी की लेवल कम होती जाती है, और जैसे जैसे फिजिकल एक्टिविटी कम होती जाती है टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा इसी से संबंधित कारण यह होता है कि उम्र बढ़ने के साथ ही साथ हार्मोन्स के सेक्रेशन में भी कुछ कमी आती है, और बॉडी की ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट कैपेसिटी उन हार्मोन्स की कमी की वजह से कुछ कम हो जाती है, जिसके चलते नेचुरली डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज के होने का चौथा कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें व्यक्ति कोई विशेष फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति एक हफ्ते में कम से कम 200, 250, 300 मिनट भी पैदल नहीं चलता, या लगातार कई घंटों तक सोफा पर बैठकर टीवी देखता रहता है, या अपने ऑफिस में कई घंटों तक लगातार एक ही कुर्सी टेबल पर बैठकर लगातार काम करता रहता है, तो इस तरह की लाइफस्टाइल के चलते उसे टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ 200-300 मिनट का मतलब है डेली कम से कम 30-40 मिनट वॉकिंग का शेड्यूल, जो कि जनरली जैसा कि आप समझ सकते हैं कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। टाइप 2 डायबिटीज के होने का पांचवा कारण है एथनिसिटी। कुछ एथनिक ग्रुप्स के लोगों में टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अमेरिका में पाया गया है कि अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को, हिस्पैनिक लोगों को और नेटिव अमेरिकन लोगों को, जो वहां के ओरिजिनल रहवासी थे, डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह से ये पाया गया है कि साउथ एशियन लोगों को, जिनमें बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, श्रीलंकन्स, नेपाली एंड ऑफ कोर्स हमारे अपने देश के लोग मुख्य रूप से आते हैं, इन्हें भी टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज होने का छठवां बड़ा कारण है जेस्टेशनल डायबिटीज का होना। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, और जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज होती है तो ये पाया गया है कि उनकी प्रेगनेंसी पूरी होने के बाद और बच्चे की डिलीवरी के बाद, पोस्ट पार्टम पीरियड के बाद, उन्हें आगे चलकर T2D टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं डायबिटीज होने के बेसिकली दो तरह के कारण होते हैं। एक वो कारण जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि एथनिसिटी, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे कि एडवांसिंग एज। लेकिन दूसरे कारण वो होते हैं जिन पर हमारा कुछ कंट्रोल होता है, जैसे कि ओबेसिटी या सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना। इस तरह के कारणों में डायबिटीज होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी फूड चॉइसेस और हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस। पिछले लगभग 30-40 सालों के दौरान टाइप 2 डायबिटीज ने हमारे देश में महामारी का रूप ले लिया है। लेकिन यदि हम इसे कोरिलेट करने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि पिछले लगभग 30-40 सालों के दौरान ही हमारे देश के लोगों के खाने पीने की आदतों में कुछ फंडामेंटल बदलाव आए हैं, कुछ फंडामेंटल चेंजेस आए हैं। पिछले उन 30-40 सालों के दौरान ही हम लोग घर से बाहर बना हुआ खाना काफी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में खाने लगे हैं। हर सुपरमार्केट में आपको हजारों रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स आज की तारीख में अवेलेबल होते हैं, जिनमें मैदे, शक्कर, नमक और ट्रांस फैट्स की भरमार होती है। इसके अलावा आज आप अपने फोन से ही डायरेक्टली ऐप से कोई भी फूड ऑर्डर कर सकते हैं, और जब हम बाजार में बने हुए इस तरह से कोई भी फूड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो वे अधिकतर केसेस में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से ही बने होते हैं। उनमें सस्ते तेलों का उपयोग किया होता है, उनमें सस्ते से सस्ते इंग्रेडिएंट्स डाले गए होते हैं, और उसके अलावा उनमें बहुत सारे आर्टिफिशियल कलर्स, एमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजर्स और एक्स्ट्रा शुगर डाली गई होती है, और इन सब का हमारी हेल्थ पर नेचुरली विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कई लोग आज की तारीख में अपने घर में, अपने किचन में ही खाना बनाते वक्त बाजार से खरीदी हुई कमर्शियली अवेलेबल रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स, ग्रीन चटनीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टोमेटो केचप,
मेयोनेज, रेडीमेड चटनीज, पिकल्स और करीज जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, और इनमें भी काफ़ी मात्रा में टॉक्सिन्स मिले होते हैं, एडिटिव्स मिले होते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट जैसी एक नॉर्मल चीज़, उसके अंदर सोडियम बेंजोनेट या पोटेशियम सॉर्बेट जैसे प्रिजर्वेटिव्स का उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियली अवेलेबल मेयोनेज में उसके टेक्सचर को स्मूथ और वेलवेटी बनाने के लिए ज़ैंथन गम या मॉडिफाइड फूड स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ कोर्स इस तरह के कई फूड प्रोडक्ट्स में आजकल हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मैंने अक्सर जिक्र किया है कि उसकी मार आपके लिवर पर पड़ती है। अब ये बात सही है कि इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपका किचन में काफ़ी कुकिंग टाइम बच जाता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एट द सेम टाइम इस तरह की चीज़ों को 5, 10 साल, 15 साल तक लगातार इस्तेमाल करने के बाद आपको बीमारियों का इलाज करने में भी बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम खर्च करना पड़ता है। ऑफ कोर्स कई केसेस में टाइम के अलावा लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई अनफॉर्चुनेटली उन बीमारियों से लड़ते लड़ते खत्म हो जाती है, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो ये तो रहे वो सब कुछ कारण जिनकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अब जब हम इन कारणों को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम यदि डायबिटीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि हम टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, तो अधिकतर केसेस में हमें सिर्फ अपनी फूड चॉइसेस को बदलने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारा जेनेटिक फैक्टर्स पर या एथनिसिटी पर कोई कंट्रोल नहीं होता। हम अपनी एडवांसिंग एज या बढ़ती हुई उम्र को भी रोक नहीं सकते, लेकिन हम में से अधिकतर लोग अपने वज़न को कम ज़रूर कर सकते हैं, और हम में से अधिकतर लोग अपनी फूड चॉइसेस को ज़रूर बदल सकते हैं। इसी तरह से अधिकतर लोग अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाकर जस्ट 30-40 मिनट डेली वॉकिंग करके सही टाइम पर सोकर अपनी ओबेसिटी और डायबिटीज़ की रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि इस तरह के कारणों को अपने दैनिक जीवन से, अपनी डेली लाइफ से जितना दूर रख सकूं उतना बेहतर। और इन्हीं कुछ छोटी छोटी सावधानियों के चलते मैं जनरली अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को अधिकतर समय 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के नीचे रख पाता हूं, और अपनी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के आसपास मेंटेन कर पाता हूं। और इसका फ़ायदा मुझे अपने और बहुत सारे हेल्थ मार्कर्स को इम्प्रूव करने में भी इनडायरेक्टली मिलता है। मेरा ब्लड प्रेशर, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स, मेरा एचडीएल कोलेस्टेरॉल, मेरा एलडीएल कोलेस्टेरॉल और मेरा वज़न, ये सब एक स्टेबल जोन में, एक सेफ जोन में लगातार बने रहते हैं। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि यदि मुझ जैसा साधारण व्यक्ति इस तरह की सफलता पा सकता है, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत है तो डायबिटीज़ होने के कारणों को समझने की, ओबेसिटी के कारणों को समझने की, और फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने की जिनसे हमें उन्हें अपनी डेली लाइफ में अवॉइड कर सकें।